हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने एसएसटी रीट की बात करें या थर्ड ग्रेड की बात करें, एक जो पीछे ओल्ड पेपर है अपने, उनका व्याख्यात्मक हल जो है वो एनसीईआरटी के माध्यम से कर रहे हैं। अपनी आज तीसरी क्लास है, 2 क्लासें इससे पूर्व हो चुकी हैं। एक क्लास कल थी, एक उससे 2 दिन पहले हुई है। तो पिछले जो पेपर हुए हैं उनका व्याख्यात्मक हल देखो, पेपर आपको मिल जाते हैं, आप सीधा प्रश्न पढ़ा और उसका टिक उत्तर देख लिया, वो फायदा नहीं है बिल्कुल। मैं जो चारों ऑप्शन की जो व्याख्या आपको दूंगा, अगर चारों ऑप्शन का उत्तर एनसीईआरटी में उपलब्ध है, क्योंकि हमारे काम के तथ्य जो हैं वो हैं 6 से 12 की जो बुक्स में दिए हैं, पेपर वहीं से आ रहा है। पिछले जो पेपर हैं वो मेरा अनुभव जो कह रहा है। चलिए अपने ज्यादा समय ना लेते हुए आपका प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न देखिए, इसको ये है, मैक्सनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का। तो पहली बात तो हमें यहाँ प्रश्न से एक उत्तर ले लेना चाहिए। मैक्सनीज जो है, मैक्सनीज किसके समय आया था? मैक्सनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम इंडिका। पूर्व के जो पेपर की मैंने व्याख्या की थी उसमें जो है इसका जिक्र आ चुका है। मैक्सनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। अब मैक्सनीज क्या वर्णन कर रहा है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति हुआ करती थी और 6 उप समितियां थी। इनका जिक्र मैक्सनीज करता है। अब इसके बारे में ये 12th क्लास एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक से उठाया हुआ प्रश्न जो वर्तमान में चल रही है, तो उसमें बताया गया है कि जो पहली समिति थी वो नौसेना के संचालन की देखरेख करती थी। दूसरी जो समिति थी वो यातायात व खान पान की व्यवस्था देखती थी। तीसरी जो समिति हुआ करती थी वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। 4 नंबर जो समिति थी यातायात होगी, खान पान होगी, पैदल होगी। 4 नंबर समिति जो थी वो अश्वारोही जो सेना थी उनका संचालन करती थी। 5 नंबर जो समिति थी वो रथारोही जो सेना थी, रथ वाली जो सेना थी, उनका संचालन करती थी। और 6 नंबर जो समिति थी वो हस्ती सेना यानी कि हाथियों की जो सेना थी उसका संचालन करती थी। आप सोचेंगे कि मैंने ये क्रमानुसार कैसे याद कर लिया। मेरा तो एक देसी तरीका मैं अपनाता हूं कि एग्जामिनर अगर टफ से टफ कितना ही प्रश्न बन जाए, बनाए तो गलत कैसे हो जाए। मैंने याद किया कि सेना उतरी कहां? नौसेना कहां उतरी? पानी में। नौसेना जल सेना जो होती है पानी में। अब जैसे ही कोई सेना जल में उतरेगी, जल से उतरेगी, एक बंदरगाह टापू पे उतरेगी, उस सेना को लेने के लिए यातायात की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर अगली समितियों का क्रम, पहली में कौन सी, दूसरी में, फिर उनको यातायात की व्यवस्था है। जब उन्होंने भरपेट खाना खा लिया तो हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे थोड़ा टहल लो, पैदल चलने की व्यवस्था हो जाएगी। पैदल चलने के बाद वो कहेंगे अब थक चुके हैं, व्यवस्था करो किसकी? घोड़े की और गाड़ी की। और घोड़ा जो है, घोड़े के पीछे जो गाड़ी होती है उसको हम रथ कह सकते हैं। अश्वारोही सेना, रथारोही सेना आई कहां से थी? जल से। नौसेना थी। तो लास्ट में हाथियों की, क्योंकि सेना को वापस वहां छोड़ के आना है, हाथी पे बिठा देंगे, हाथी अपनी सूंड में रख के उनको वापस जल में छोड़ देगा। ये 6 समितियां जो है, कैसा भी कितना भी टफ प्रश्न अगर बनता है, ये मैंने उसकी स्लाइड बना रखी है। स्लाइड जो है संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप देख लेना। दोबारा से पढ़ के आपका समय खराब नहीं करूंगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, जब भी आप वीडियो ऑन करो उसी समय, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए अपने बिजी शेड्यूल में से, जैसे 4 बजे तक स्कूल का समय, उसके बाद आके वीडियो का कंटेंट तैयार करना, फिर आपको देना, या रात को 2-3 बज जाते हैं, तो आप अपना एक ही आपकी फीस इतनी है कि आप अपने स्टेटस में, अपने किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, इस पर हमने पूर्व की एक प्रश्न में भी व्याख्या कर ली थी।
प्रश्न क्या है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे अग्रहार। अब देखो ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी की एक बुक है, कौन सी, कक्षा 6 की, कक्षा 6 की बुक है, सॉरी कक्षा 7 की। ये अगर आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा तो अपने क्या करते हैं, इसका कलर जो है आपकी सुविधा अनुसार ब्लैक कर लेते हैं। कक्षा 7 की एक बुक है। ये तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसको अग्रहार कहते थे। ये 12th क्लास में सीधा दिया हुआ है, 6th में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपके ऑप्शन है ये कहां से डाले हैं, मैं आपको इसकी व्याख्या दे रहा हूं कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक से। देखिए वेलन बगाई, उसमें लिखा होगा चोल अभिलेखों में भूमि दान जो दी जाती थी उसका जो जिक्र है वो। अगर तो एग्जामिनर पूछता है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, तो उत्तर आ जाएगा अग्रहार। अगर उसने लिख दिया चोल अभिलेखों में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था चोल अभिलेखों के अनुसार, तो ये जो भूमि थी, कौन सी भूमि, जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी चोल अभिलेखों के अनुसार, उसको कहते थे ब्रह्मदे कहते थे। इस बात का ध्यान रखना। अग्रहार है गुप्त काल में, अगर चोल अभिलेखों के अनुसार आ जाए जिक्र तो वो आप ब्रह्मदे पढ़ेंगे। इसके अलावा वेलन वगई क्या थी, चोल अभिलेखों के अनुसार जो गैर ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको कहते थे वेलन वगई। शाल भोग, शाला आप समझते हैं, शाला दर्पण एक पोर्टल भी चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में या विद्यालय के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको कहते थे शाल भोग। देवदत्त, ये देवदान है और एक अग्रहार है। अब आगे की स्लाइड में इसको ले चलता हूं, हमारे यहां पर स्पेस नहीं बचा। नेक्स्ट यहां आ जाओ, ये लो मैंने पेज नंबर भी लगा दिया, बिल्कुल एक एक चीज को मेंशन कर दिया, स्पीडली इसको पढ़ देते हैं। कक्षा 6 पेज नंबर 26 पर चोल अभिलेखों में भूमि की कोटियां बताई गई है। वेलन वगई, गैर ब्राह्मणों, ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मण है पाठ पूजा कर रहा है, गैर ब्राह्मण है तो किसानी का काम कर रहा है, तो गैर ब्राह्मण को वेलन वगई। ब्रह्मदे, जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। फिर आ जाता है देवदत्त, लिखा हुआ था वहां, वो है देवदान। देवदान या तिरुनम हक्कनी, ये कौन सी भूमि होती थी, वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, ये जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी उसको देवदान या तिरुनम हक्कनी कह सकते हैं। और अंतिम जो भूमि दान की बात है, जैन संस्थानों को दान में दी गई जो भूमि होती थी उसको कहते थे पल्ली चंदनम। ये बातें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, कोई बड़ी जो बुक की बात नहीं है। 7th क्लास पेज नंबर 26 से मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार चमचमाता प्रश्न, बहुत ही स्वादिष्ट प्रश्न। और ये प्रश्न पहली बात तो रीट में या 3rd ग्रेड में एसएसटी में ये प्रश्न आया कहां से है, आपके एक चैप्टर लगता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल और ब्रैकेट में लिखा होता है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी। बहुत सारे बच्चे फोन करेंगे गुरुजी मैं के पढ़नो है, अभी मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा पढ़ना क्या है। वैसे इस पर मैंने 25 मिनट की दक्षिण भारत का जो इतिहास है, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट वगैरह वगैरह जितने भी हैं, मैंने एक ही वीडियो में 25 मिनट में आपको करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उस पे लिखा हुआ है 600 से 1000 ईस्वी। अब आता है कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। देखो अगर हम 7th और 6th क्लास को फॉलो करते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि ऐहोल जो है वो
चालुक्यों की राजधानी थी। इससे इतर आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड, कोई भी आप बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने चालुक्यों की 2 या 3 राजधानियों का जिक्र आता है। ये जो ऐहोल वाले चालुक्य थे इनकी राजधानी का जिक्र आता है बादामी या वातापी। अमरावती किनकी राजधानी थी? ये सातवाहनों की राजधानी थी। अमरावती किनकी राजधानी थी? ये सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहनों की बात याद आते मुझे याद आ जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है किन शासकों के नाम उनके मातृ नाम से शुरू होते हैं? मातृ सत्तात्मक सभ्यता जो हम कहते हैं वो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, तो सातवाहनों के, जैसे शातकर्णी का नाम गौतमी पुत्र शातकर्णी, तो गौतमी जो मातृ नामों से शुरू होते हैं। तो जब मैंने पहली क्लास में जो मैंने व्याख्या की थी 1 घंटे 26 मिनट में, जो पूरे प्रश्नों की व्याख्या पुराने प्रश्नों की थी, तब मैंने वहां कुछ छांदोग्य उपनिषद और इनका जिक्र किया था। एक जो है मुझे बाद में मिला बृहदारण्यक उपनिषद। अब कितना बड़ा नाम है ना। उपनिषदों में सबसे जो बड़ा बृहद उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है। ये पूछा जा सकता है 12th क्लास में कि कौन से उपनिषद में मात्र नामों की सूची मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अमरावती किन की राजधानी? सातवाहनों की राजधानी थी। मदुरै किसकी राजधानी? ये पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट, ये बड़ौच गुप्त काल का ये एक बंदरगाह हुआ करता था। चलो ऐहोल पर अपने बात मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूं। ये मत सोचो कि हमने तो स्क्रीनशॉट लेना था वो आगे चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको भेज दूंगा। जितनी भी मैंने बातें आपको बताई वही माने मैंने, तो वो देखो उसकी सारा जिक्र मैंने यहां किया हुआ है। अब अपने चलते हैं, एक ये जो मैप है 7वीं और 6ठी क्लास की बुक से मैंने जो मैप लिया हुआ है इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अपने यहां समझते हैं, खाली स्लाइड हमारे पास पड़ी है। देखिए जो आपका रीट वाले, सेकंड ग्रेड वाले या ये थर्ड ग्रेड वाले जो जितने हैं, एक आपके टाइम पीरियड आता है 600 से 1000 ईस्वी वाला, है ना। इसमें क्या समझना है, पर अपने चोल चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट ये कंफ्यूज करते हैं, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। चलिए इसको एक बार मैं यहां से हटाता हूं। लीजिए, हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे ही मौर्य काल आप पढ़ लेते हो कि मौर्य काल के बाद क्या हुआ। मौर्य काल के बाद आप आराम से समझना, देखो 5-4 मिनट लगा लो, जितने इतिहास के या इतिहास के नए विद्यार्थी उनके लिए बड़ी काम की बात है। मौर्य काल के बाद जो काल आया था उसको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी शासक हमारे हुए थे, विदेशी जो राजवंश आए थे, जिनको हम कहते हैं जो शक है, कुषाण है, हूण है, हिंद यमन है, ये आए थे। सबसे पहले हम बात करें तो हिंद यमन आए थे। हिंद यमन आए थे जो हमारे वैसे सिलेबस में है नहीं, तो आप थोड़ा सा इनको याद कर लो। हिंद यमन है, शक है, कुषाण है, पहलव है, ये आए थे। ठीक है। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में भारत में क्या चल रहा था, ये प्रश्न रीट में पूछा गया, थर्ड ग्रेड में मान लो पूछा गया था कि मौर्य वंश के बाद कौन आया। तो मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल में पहला जो राजवंश आया था वो शुंग राजवंश था। 184-85 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत जो मानते हैं। किसने स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। शुंग के बाद जो राजवंश आया वो कण्व राजवंश आया। कण्व के बाद जो राजा हुए उनको हम कहते हैं आंध्र सातवाहन या सातवाहन। ये इनका क्रम रहता है। आप थोड़ा सा इसको देख ले, मैं नेक्स्ट बात अपने यहां पर लिखते हैं। लीजिए, अब हमारे पास निकल के आ गया था एक ऑप्शन की आंध्र सातवाहन। ये वाहन आप याद रख लेना, ठीक है। वाहन, वाहन को भेजना है कहां पर?
फाटक में, फाटक नहीं वाकाटक, ये काटक लिखा हुआ है, इसको फाटक, वाहन जा रहा है फाटक के अंदर से, वाकाटक। अब वाकाटक फाटक पे, फाटक बंद है, वाहन रुक गया, तो क्या करना है, वहां से बादाम ले लेने हैं, वहां से क्या ले लेने हैं, बादाम ले लेने हैं। और जैसे ही बादाम ले लिए तो उनको कूट लेना है, कूटना मतलब राष्ट्रकूट। आप इस ट्रिक के साथ जुड़े रहे, सारों का क्रम मैं आपको व्यवस्थित करके, वाहन राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जब बादाम कूट लिए, कूटने के बाद हम खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लीजिए 1 2 3 4 5 राजवंश दक्षिण भारत वाले हमारे याद नहीं होते। वाहन के बाद वाकाटक, सातवाहन के बाद वाकाटक आएंगे, वाकाटक के बाद आएंगे बादामी के चालुक्य। एनसीईआरटी में जो प्रश्न पूछा गया था ये वही चालुक्य है जिनके बारे में ये कहता है ऐहोल किनकी राजधानी थी। बादामी मैप में बता दूंगा एक एक की जो स्थिति कहां पर। देखो अब समझने के लिए, ये कब से कब तक थे, ये थे 3 से 6ठी सदी ईसवी तक, ठीक है। और ये बादामी वाले 6 से 8वीं सदी ईसवी तक, और ये जो थे ये थे 8वीं से 10वीं सदी ईसवी तक। और ये कल्याणी के चालुक्य, ये कब से कब तक थे, ये थे 10वीं से 12वीं सदी ईसवी तक। देखो हमारे 6 से लेकर 10वीं सदी तक का, 600 से 10वीं सदी का इतिहास है। उससे पहले आंध्र सातवाहनों के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ये गुप्त काल हमारे हैं। सातवाहन जो है 1ली सदी ईसवी और उसके आसपास चलते हैं। दोबारा ट्रिक कि एक वाहन है, वाहन रुका कहां, काटक, इसको फाटक पढ़ेंगे, फाटक के पास, और रुकने के बाद वहां से बादाम लिए, बादाम फाटक से वाकाटक, और बादाम से बादामी के चालुक्य। बादाम लेकर उन बादामों को कूटना है, कहां पर कूटना है, खेत में कूटना है। खेत से क्या है, मान्य खेत, मान्य खेत किनकी राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की। बादामों को कूट लिया, कूटने के बाद जब उनको हम खा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये कल्याणी के चालुक्य, तो ये क्रम है, क्योंकि पूछा जा सकता है राष्ट्रकूट किन के सामंत है, बादामी के चालुक्यों के, तो कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूटों के, तो ये एक दूसरे के सामंत हुआ करते थे। ये एक क्रम जो है आप शॉर्ट ट्रिक लिख के इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, वाकाटक में स्पेशली है नहीं, बादामी के चालुक्य वंश का एक फेमस राजा जिसका जिक्र बार बार आएगा वो था पुलकेशियन द्वितीय। कौन है, पुलकेशियन द्वितीय। देखो जैसे ही ना मौर्योत्तर काल खत्म होगा, गुप्त काल शुरू होगा, उसके बीच में एक गुप्त काल समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हर्ष का शासन आता है। जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का राज्य था, उस समय दक्षिण भारत में बादामी के चालुक्यों का राजा पुलकेशियन द्वितीय था। और पुलकेशियन द्वितीय का नर्मदा के पुल पर हर्षवर्धन से युद्ध होगा। हर्षवर्धन चालुक्य वंश के राजा पुलकेशियन द्वितीय से हार जाएगा, वो मैप में आपको बताता हूं। और बादामी के चालुक्यों के समकालीन पल्लव थे। एक सेकंड, यहां मैप पे आओ, आपके काम का मैप, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ऐहोल, ये है हमारे काम का। लीजिए, ये मैप से उठाते प्रश्न उठाते हैं, मैप से ही ऑप्शन उठाते हैं। ये बड़ौज का बार बार जिक्र आता है, गुप्त काल का एक बंदरगाह है। देखिए ये सातवाहन राज्य है, सातवाहनों के बाद वाकाटक आएंगे जहां पर सातवाहन है।
ये सारे के सारे जो राज्य मैंने गिनाए ये इस साइड पे काम करेंगे। सातवाहनों के बाद कौन आएंगे? सातवाहनों के बाद यहीं पर आएंगे वाकाटक। ठीक है, वाकाटक के बाद कौन आएंगे? ये वाले चालुक्य हैं जिनको लिखा हुआ है ऐहोल चालुक्य। बादामी कह दो, ऐहोल कह दो। आधुनिक समय में ये राजवंश कहां था? आज का हम बात करें तो कर्नाटक। कर्नाटक में वर्तमान में जगह पड़ती है बीजापुर। बीजापुर जो है आज का आप ये मान सकते हो बादामी, बादामी या बातापी है। चालुक्य राजवंश वाकाटक के बाद हुआ और जैसे ही ये खत्म होता है इनका शासनकाल, उसके जस्ट बाद शासन शुरू हो जाएगा यहीं पर इस एरिया में। किनका? राष्ट्रकूटों का। किनका शासन शुरू हो जाएगा? राष्ट्रकूट राजवंश का। लगभग 750 के आसपास राष्ट्रकूट राजा जो था दंतीदुर्ग, उसने जो है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। जब हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार राजा ने वहां द्वारपाल का काम किया था, वो सारी बातें आप पढ़ते हो। राष्ट्रकूटों के बाद यहां पर फिर कल्याणी के चालुक्य राजवंश आ जाएंगे। इसी एरिया में ये चीज चल रही है। जिस समय ऐहोल में कर्नाटक में चालुक्य राजवंश चल रहा था, इनका प्रसिद्ध जो राजा था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसी समय इधर वाले पोर्शन में, जैसे ही हम साउथ इंडिया ऐसे बनाएंगे, इधर तो ये चल रहे हैं। सातवाहन के बाद वाकाटक आ जाएंगे। हम गुप्त काल में पढ़ते हैं कि वाकाटक राजवंश के जो शासक था रुद्र द्वितीय, उससे गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी की थी। तो ये दक्षिण का राजवंश था वाकाटक। फिर हम बात करते हैं जिस समय उत्तर में इधर हर्ष था, हर्ष का शासन था कनौज में। उस समय इधर वाले पार्ट में चालुक्यों का, ऐहोल में चालुक्य प्रसिद्ध राजा पुलके नरसिंह वर्मन, नहीं सॉरी, प्रसिद्ध राजा इनका पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। और इसी समय बराबर में इधर जो राजवंश था वो पल्लव राजवंश था, जिनकी राजधानी कांचीपुरम लिखी है। पल्लवों की राजधानी कांची रे कांची प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के, वो पुराना गाना है। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? कांचीपुरम है। और यहां का प्रसिद्ध राजा होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। लीजिए आप इस कहानी को समझें। ये कहानी जो है 550 के बाद, छठी और सातवीं और 8वीं शताब्दी की। हर्ष को यहां पर, हर्ष का और पुलकेशियन द्वितीय का यहां पर युद्ध होगा, जिसमें हर्ष हार जाएगा। और पुलकेशियन द्वितीय जो है इसके बारे में जो जिक्र मिलेगा ऐहोल अभिलेख में मिलेगा। ऐहोल अभिलेख पूछा जा सकता है, ऐहोल अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जिक्र करता है। पुलकेशियन सेकंड, इसका लेखक कौन है? ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा है। सारी की सारी बातें एनसीईआरटी छठी सातवीं क्लास की किताबों से मैं लिख रहा हूं। पुलकेशियन द्वितीय, लेखक रवि कीर्ति उसका दरबारी कवि, उसमें वो जिक्र करता है कि जो है ऐहोल के चालुक्य राजवंश के राजा पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के किनारे हराया था। फिर ये बात आ जाती है, बाद में आएंगे राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट राजवंश देखो, एक तो है ऐहोल और एक शब्द है एलोरा, जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ध्यान रख लेना, ऐहोल है एक, दूसरा है एलोरा। प्रश्न आ सकता है ऐहोल का संबंध किस राजवंश से है? ऐहोल अभिलेख आ जाए या ऐहोल में मंदिर भी बने हुए हैं, मंदिरों का जिक्र आ जाए, ये किससे संबंधित है? चालुक्य राजवंश से। और ऐहोल और एलोरा एक जैसे लग रहे हैं, एडी से शुरू हो रहे हैं। एलोरा में जितना काम है
एलोरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरे सामने जिक्र आ गया, एलोरा में एक कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने। निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। देखो ये ना जो है एनसीईआरटी के तथ्य हैं। एलोरा का संबंध, अब देखो ऐहोल कर्नाटक में है, वर्तमान कर्नाटक में। एलोरा कहां है? एलोरा, अब जगह ही नहीं बची यहां, कहां लिखूं? एलोरा है वर्तमान में महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में याद आया वो एनसीईआरटी का, वो भी सातवानों के समय का कार्ले का चैत्य, कार्ले का सातवानों के समय का क्या, ये तो बौद्धों के समय क्या है, बौद्धों द्वारा इसमें काम किए गए। तो कार्ले का चैत्य कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा के प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहां है? महाराष्ट्र में। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी, मैंने कहा था बादाम को कूटना है कहां? खेत में। मान्य खेत इनकी राजधानी। एनसीईआरटी के अनुसार चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। हालांकि चालुक्यों का धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र ऐहोल था, लेकिन जो राजनीतिक केंद्र था वो बादामी या वातापी ही था, जो कि आज का बीजापुर है कर्नाटक में। ऐहोल के चालुक्य राजवंश के समकालीन इस तरफ जो राज कर रहा था राजवंश, वो था पल्लव। पल्लव वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ है नरसिंह वर्मन द्वितीय महामल्ल, जिसकी उपाधि थी। इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नरसिंह वर्मन ने ये कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम में भी एक कैलाश मंदिर पड़ता है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये कांची में जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। ऐसे खड़े हो जाएं, आप दिमाग में फिक्स कर लें कि इधर कौन कौन है। बादामी के चालुक, सातवान के बाद वाकाटक, वाकाटक के बाद बादाम, वो बादाम ले लिए, फिर उनको कूट लिया, तो राष्ट्रकूट। इधर जो है वो राष्ट्रकूट ऐहोल में जो मंदिर है, इधर वाला कौन बनाएगा? कृष्ण प्रथम, ठीक है। और जो कांची वाला है वो बनाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची किनकी राजधानी? पल्लवों की राजधानी है। चलिए, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ। अब इनमें बातें तो बहुत सारी है पढ़ाने लायक। तो जैसे ही मैं ये क्लास आप अच्छे से व्यूज आ जाएंगे, अच्छे से आप शेयर, और आपके बहुत शानदार शानदार कमेंट अगर आपको अच्छी लगती है क्लास, ठीक है, तो आप बताएं, आपका सुझाव वो भी बताएं। फिर मैं आपको टॉपिक वाइज 6ठी 7वीं 8वीं 6 से 12 तक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको सारे हल करवा दूंगा। ये सातवां देखो, जो राष्ट्रकूट राजवंश था ना, राष्ट्रकूट राजवंश के बाद ये देखो इसमें दिया हुआ राष्ट्रकूट की राजधानी मान्य खेत, ठीक है। चालुक्य जो है ना, वो असल में चालुक्य जो है वो 3 तरह के चालुक्य हैं। एक तो हो गए हाँ जी, एक तो हो गए बादामी के, या हम कहें ऐहोल के चालुक्य, ठीक है, ऐहोल के चालुक्य। एक to ये हो गई। चलो मैं ब्लैक वाला आपको अच्छे से दिखेगा, इसको कर लेता हूं। इसके बाद आएंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के बाद आएंगे कल्याणी के चालुक्य, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये कहा था कि जो पल्लव थे, चालुक्य थे बादामी वाले, बादामी के चालुक्यों के समकालीन इधर दक्षिण में इस साइड पे पल्लव राजवंश चला करता था, कांचीपुरम तमिलनाडु वाला जो इलाका हम कहते हैं। तो चालुक्यों का, बादामी के चालुक्यों का पल्लवों से कलह चलता रहता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो बादामी के चालुक्य वंश का जो राजा था उसने क्या किया, पल्लवों से, पल्लव राजवंश यहां बाद में, पल्लवों के बाद चोल आएंगे, ये शाखा भी मैं आपको बता दूंगा कैसे है। जहां पर पल्लव थे वहां पर बाद में चोल आ गए।
तो ये पल्लव यहां पर थे, बादामी के चालुक्य, इधर बादामी के चालुक्य राष्ट्रकूटों से पहले यहां पर चालुक्य हुआ करते थे, फिर उसी जगह पर राष्ट्रकूट आ जाएंगे और फिर इसी जगह पर कल्याणी के चालुक्य। आगे वाला मैप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहां पर पल्लव है, पल्लवों पर आक्रमण, और पल्लवों का जो उत्तर वाला भाग था इन चालुक्यों ने इसको जीतकर और उत्तर वाला भाग अपने एक भाई को दे दिया, और ये शाखा होगी वेंगी के चालुक्य। इनको पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं। बादामी के चालुक्यों के समकालीन ही पूर्व में, क्योंकि ये तो इधर तो पूर्व है, इधर पश्चिम है, पश्चिम में बादामी के चालुक्य, इधर पूर्व में वेंगी का चालुक्य वंश चल रहा था। संस्थापक वगैरह कुछ नहीं दे रखा, कोई कुछ हम पढ़ना नहीं, मैं एक्स्ट्रा आपको ज्ञान नहीं बांटूंगा। मान लो मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे के आया हूं, अभी इंटरव्यू की लगा हुआ हूं तैयारी, तो मैं वो ज्ञान आपको यहां बांटने लग जाऊं, मतलब नहीं है। स्मार्ट स्टडी जो है, हमें काम काम की एक बार बातें पढ़नी है। जिन्होंने ज्ञान देखना हो तो जब हिस्ट्री की वीडियो बनेगी तो हिस्ट्री वाले उसमें देख लेंगे। अभी सबके लिए कॉमन बात, पूर्व वेंगी के चालुक्य। तो ये जो मामला मैं एक बात बता रहा था आपको, इधर जिस समय इधर बादामी के चालुक्य है, फिर जो है राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य, ये सारा मामला चल रहा था। सातवाहनों के बाद वाकाटक आएंगे। इधर जब सातवाहन थे तो सातवाहनों की एक शाखा इस तरफ, इधर तो पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो सातवाहनों के ही सामंत हुआ करते थे। हालांकि सातवाहनों के बाद आएंगे इक्ष्वाकु, उनका जिक्र नहीं है। इनके बाद जो आएगा सीधा हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूर्व में, वो थे पल्लव। पल्लव के बाद आएंगे चोल, फिर चोलों के राज्य पर शासन कर लेंगे पांड्य। पांड्य वो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, वीर पांड्य, सुंदर पांड्य, उनका जिक्र आता है। फिर ये पांड्य राज्य पर उस समय आक्रमण करेगा। ये मैंने 6ठी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो दक्षिण में इधर पूर्व वाली इस वाली साइड पर जो शासन चल रहा है। पल्लव राजवंश जो है, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि चोल किन के सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। 6 से 9 तक, 9 से 12 तक, ये 6ठी सदी ईस्वी से लेकर 9वीं सदी ईस्वी तक रहेंगे पल्लव, और चोल रहेंगे 9 से 12वीं सदी तक। 3-3 शताब्दी शासन करते हैं, और ये 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद इनका शासन शुरू होता है। तो इस तरह से ये पूर्व में शाखा चल रही थी, ये पश्चिम में शाखा चल रही थी। पूर्व पश्चिम समझ गए ना? साउथ इंडिया की बात कर रहा हूं कि इस तरफ ये शासन सातवाहनों के बाद, इधर सातवाहनों के बाद वाकाटक, फिर बादामी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, कल्याणी। तो इनके समकालीन जो शाखा चल रही थी, ये पश्चिम में चल रही थी, ये पल्लव पूर्व में चल रहे थे। और पल्लवों का उत्तरी क्षेत्र, वहां पर कौन था? पूर्वी चालुक्य वंश। जैसे ही बादामी के चालुक्यों का शासन समाप्त होगा, उसी जगह पर राष्ट्रकूटों का शासन शुरू हो जाएगा, और इस साइड पल्लवों का शासन खत्म होगा, उस जगह चोलों का शासन शुरू हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। लीजिए, ये देखो, पल्लवों का शासन समाप्त, राष्ट्रकूट जो थे अपने बादामी के चालुक्य ऐहोल वाले, उनके बाद यह राष्ट्रकूट, राजधानी मान्यखेत, और पल्लवों के बाद यहां शासन किसका आ गया? चोलों का। तंजावुर, तंजौर शहर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, राजराज राजेंद्र चोल, उनके द्वारा काम किया गया, वो सारे यहां पर मिलते हैं। फिर इधर वाले मानचित्र में क्या दिया गया है? जिस तरह से जो ऐहोल के चालुक्य थे, उनका प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय, एक हमने जिक्र पढ़ा, और पल्लवों का प्रसिद्ध राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने कांची, पल्लवों की राजधानी कांची में कैलाश मंदिर बनाया। उसी तरह कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था विक्रमादित्य षष्ठ। देख लो, मैप में दिया हुआ है, एग्जामिनर पूछ सकता है विक्रमादित्य षष्ठ, ये 6 है। विक्रमादित्य षष्ठ का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए ऐहोल के चालुक्य, बी वेंगी के चालुक्य, सी कल्याणी के चालुक्य, डी राष्ट्रकूट राजवंश, ई पल्लव राजवंश। कुछ भी दे सकता है। तो विक्रमादेव षष्ठ का शासनकाल
एक एक बात बारीकी से, जिस पेज पर जो प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको वो बता दूंगा। चलिए, यहां पर ये तंजावुर, गंगाकोट चोलपुरम, उरैयूर, ये सारे के सारे चोल, ये रहो चोल साम्राज्य था, उनके भाग थे। ये वेंगी इनके ऊपर एक शाखा थी। चलिए, ये मैप में बात हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये उसकी व्याख्या दी हुई है। ऐहोल अभिलेख, रवि कीर्ति का, पुलकेशियन द्वितीय, कक्षा 6 में ये बातें हैं। हालांकि कर्नाटक के चालुक्यों की राजधानी या राजनीतिक केंद्र बादामी या वातापी था और धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र ऐहोल था। मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा इनकी राजधानी ऐहोल है, तो हमें ऐहोल पढ़नी है। मदुरै पांड्यों की राजधानी है। ये बड़ौच था, बकच नहीं है। गुप्तकालीन बंदरगाह, अमरावती सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी, इसको धान्य कटक भी कहते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या, ये स्लाइड एक बार मैं वापस जाता हूं। हमारी स्लाइड जो है वो गायब हो गई है। दोबारा से उस पे चलते हैं, स्लाइड को ढूंढते हैं और ओपन करते हैं। लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। एनसीईआरटी 12th क्लास में डायरेक्ट दिया हुआ है, इनका कोई जिक्र ही नहीं मिलता दरगाह पे आने जाने का। ये मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आ जाए मजार पर इमारत बनाने वाला पहला शासक, तो वो मालवा का सुल्तान आ जाएगा। मालवा का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। देखो, ख्वाजा जी की दरगाह का सबसे पहला जिक्र, किताबी जिक्र 14वीं सदी में मिलता है। एनसीईआरटी 12th क्लास। मोहम्मद बिन तुगलक, दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मजार पर सबसे पहली, ये तो पूछ लिया एग्जामिनर ने, और ये भी शायद किसी में पूछा हुआ है। मैंने पिछले वाली जो वीडियो में पूछा था आपसे, अकबर ने कितनी बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। मैंने ऑप्शन दिए थे 7 बार, 8 बार, 9 बार, एक और जो 6 बार, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि यात्रा कितनी बार की है? 14 बार की है। मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने बनाई। मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के गयासुद्दीन खिलजी द्वितीय ने बनाई थी। यह प्रश्न आगे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, पोलज, परती, चाचर, बंजर भूमि के प्रकार किस काल के हैं? तो ये है मुगल काल। मुगल काल के प्रशासन में मैंने इनका शायद थोड़ा सा जिक्र किया था। पोलज भूमि कौन सी थी? ये सबसे उत्तम जो भूमि थी, सबसे बेहतर जो भूमि थी, वो पोलज हुआ करती थी। पूरे वर्ष उस पर खेती होती थी। परती जो है, इस पर भी पूरे वर्ष होती थी, पर इसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए एक साल उसको खाली छोड़ दिया जाता था। जो चाचर भूमि हुआ करती थी, इसको 2 या 3 वर्ष के लिए खाली छोड़ा करते थे, और बंजर भूमि को 5 वर्ष से ज्यादा समय के लिए खाली छोड़ा जाता था। मैंने इसको यहां मेंशन। पोलज सबसे उत्तम, प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। परोती या परती, वर्ष भर खेती, परंतु उर्वरा शक्ति हेतु 1 या 2 वर्ष तक। परोती या परती को पनौती मत पढ़ लेना, परोती कहा है मैंने। पनौती वर्ड बड़ा हाईलाइट हुआ था ना, तो परोती है ये। उर्वरा शक्ति हेतु 1 या 2 वर्ष खाली। चच्चर में 3 या 4 वर्ष खेती नहीं होती थी, और बंजर में 5 या इससे अधिक वर्षों तक खेती। एनसीईआरटी के तथ्य हैं, बार बार कह रहा हूं, एक एक चीज को अच्छे से, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे संतवीर सर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। वैसे मैटर तो सामान्य बातें। सबसे उत्तम जो भूमि का प्रकार था वो पोलज हुआ करती थी। अकबर की, सुलेख की, ये भी 7वीं में भी है, 12th क्लास में भी। जो पसंदीदा जो शैली थी वो कौन सी थी? नस्तलिख। नस्तलिख शैली। देखो, जैसे अपने लिपियां होती हैं, किसी भी भाषा को लिखने की या शैली होती है, तो उसी तरह नस्तलिख जो शैली थी ना, ये विशेषता क्या है? उर्दू जितनी भी लिखी जाती थी, कहते हैं उर्दू की जो लिपि या शैली हुआ करती थी, ये हुआ करती। कुफिक जो ऑप्शन में दिया हुआ है, कुफिक जो है वो अरबी की एक लिपि मानी जाती है। अगर मैं बात करूं
तो पवित्र जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, कुरान जो है वो अरबी भाषा में, उर्दू में नहीं, अरबी में लिखी हुई है कुरान, और कुरान की जो लिपि कुफिक बताई जाती है। मंजिल आबादी, ये ऑप्शन देखो, एग्जामिनर ऑप्शन जितने हैं ना वो एनसीईआरटी से ही डालता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुल्क आबादी, मंजिल आबादी, सिपह आबादी ये पूछा गया था किसके प्रकार है, प्रशासन के, भूमि के, जनसंख्या के भाग या किसके। तो मंजिल आबादी मैं थोड़ा सा दोहराव कर देता हूं। एक पुस्तक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक जो है वो 3 जिल्दों में है, 3 भागों में है, और तीसरे भाग का नाम क्या है, आईने अकबरी। तीसरे भाग का नाम क्या है, आईने अकबरी। और आईने अकबरी के आगे 5 भाग हैं, उनमें से पहले भाग का, एक भाग का नाम मुल्क आबादी, फिर दूसरे का सिपह आबादी, फिर मंजिल आबादी। तो मंजिल आबादी किसका भाग हो गया, आईने अकबरी का भाग हो गया। ये अकबरनामा 1589 से लेकर 1601 कुल 13 वर्ष लगे थे अबुल फजल को इसे तैयार करने में। अबुल फजल द्वारा इसकी रचना की गई थी। 1602 में जहांगीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है बुंदेला बंधुओं से। चलिए, सारी बातें 12th क्लास एनसीईआरटी। हाँ, ये दिया हुआ है। तरल और मुलायम रेखाएं नस्तलिपि की जो लिपि है, इसकी विशेषता है, वो उर्दू की लिपि है। ये सारी बातें इसमें बताई हुई है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ लो रे, पढ़ लो ना। द रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग बनी हुई है 12th क्लास में, जो 1857 के रेवोल्यूशन क्रांति के बारे में दिया हुआ है। पूछा गया है कि ये देखो, रचना तो बारकर की है। पहले मैं उत्तर बता देता हूं, कईयों को जल्दबाजी होती है उत्तर सुने और जाए, कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं काम की बात बताता हूं। देखो, लखनऊ जो रेजिडेंसी थी, वहां का एक कमिश्नर था। देखो, अगर एग्जामिनर उसमें आगे जाता है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस। कौन था, हेनरी लॉरेंस। कमिश्नर हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस लखनऊ छावनी में, यहां पर रेजिडेंसी में मारा जाएगा। फिर हैवलॉक और उसका साथी वो आएंगे उस विद्रोह को दबाने के लिए, वो भी नहीं दबा पाते। फिर लास्ट में एक कैप्टन आएगा सेना लेकर, उसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, लगभग अक्टूबर 1857 के आसपास। कैंपबेल जो आएगा वो आके लखनऊ में अंग्रेज जो, चाहे कोई भी वहां फंसे हुए हैं, नागरिक हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मतलब अंग्रेजनियां, वो जो फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए कैंपबेल आता है, और वो सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। तो ये रिलीफ ऑफ लखनऊ, कि लखनऊ को रिलीफ मिला, बारकर ने पेंटिंग बनाई, कैंपबेल आ रहा है, उसके आने का जो जश्न मनाया जा रहा है, वो पेंटिंग है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। 1859 में इसने बारकर ने इसकी रचना की थी। मिस व्हीलर तो जो है पुरातात्विक विभाग का जो निदेशक रहा हुआ है, मार्शल भी निदेशक रहे हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। जोसेफ ने एक पेंटिंग बनाई है। चलिए आगे की स्लाइड में उसका जिक्र करते हैं। अब देख लो, आप गाइड वगैरह पढ़ते हो, गाइड जितनी भी गाइडें पढ़ते, मैंने आज तक पढ़ी थी, उनमें तो नहीं था। अब प्रश्न के बाद वो देने लग जाते हैं। हम तो 1857 की क्रांति में लग जाते हैं कि झांसी, ये दिल्ली सेना जो दिल्ली गई, दिल्ली से फिर यहाँ आई, कानपुर में कौन था, झांसी में कौन था, है ना, लखनऊ में कौन था, ये सब बातें ही पढ़ते हैं। रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत 1859 जॉन्स बारकर ने अंग्रेज नायकों का गुणगान किया। इसमें लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद पूछा जा सकता है, हेनरी लॉरेंस की मृत्यु किस छावनी में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। अवध की बात आ जाए, लखनऊ की बात आ जाए, एक ही बात है। अवध और लखनऊ
अवध में हम कहते हैं बंगाल सैनिक छावनी की प्रयोगशाला, सैनिकों की प्रयोगशाला किसको कहा जाता था? अवध को कहा जाता था। और सबसे ज्यादा सैनिक इस क्रांति के दौरान कहां के थे? ये यहां के अवध की जिक्र आता है। अंत में कैंपबेल सेना लेकर आया, उसके आगमन का जश्न इस पेंटिंग में दिखाया गया है। जोसेफ नोएल पैटर्न ने, जोसेफ जो नाम आया था ना, जोसेफ ऑप्शन में देखो यहीं से साथ से लिया हुआ है। जोसेफ ने एक पेंटिंग बनाई है इन मेमोरियम 1859 में। उसमें क्या दिखाया गया है कि अंग्रेज औरतें और बच्चे बड़े मासूम और लाचार दिख रहे हैं। ये जोसेफ ने जो इन मेमोरियम बनाई ना, मतलब अंग्रेज लोग अपने अंग्रेजों को अच्छा बता रहे थे। उन्होंने दिखाया कि अंग्रेज औरतें और मासूम बच्चे बड़े मासूम लाचार दिख रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, और उसको दबाने के लिए जो अंग्रेज अफसर हैं, अंग्रेजी सेना जो है, वो क्या कर रही है? उनको बचाने के लिए, अपना जो है अपने आप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए उनका विरोध कर रही है। और इसमें क्या है? भारतीय लोगों की जान जा रही है। हम कोई भी अत्याचार नहीं कर रहे, हम तो अपने मासूम बच्चे और औरतों को बचा रहे हैं। इसमें जो है अंग्रेजों का बड़ा बड़ा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के गुणगान किया है। चलिए, अवध की जब बात आए, लखनऊ की बात आए, देखो कितनी बातें हमने 2 क्लासों में। अवध, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। अवध का विलय अंग्रेजों ने कब? 1856 में किया। क्या आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाया। किसने विलय किया? लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया। अवध का जो नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह था। जब वाजिद अली शाह अवध से जा रहे थे तो लोगों ने एक बात कही, ऐसे लग रहा है कैसे कि देह से जान जा चुकी है। चलिए, गुलामगिरी, ये भी पहले के पेपर में व्याख्या में गुलामगिरी पुस्तक किसकी थी? ज्योतिराव फुले की। इन्होंने एक समाज की स्थापना की। फास्ट पढ़ देता हूं, हालांकि पहले की वो प्रश्न की व्याख्या में मैंने सत्यशोधक समाज बनाया, और एक चाबुक वाली बुक लिखी थी, गरीब की या किसकी चाबुक? गुलामगिरी पुस्तक यूएसए, यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित, अमेरिका के गुलामों को समर्पित ये पुस्तक थी। राजा राम मोहन राय जो है 10वीं क्लास के लास्ट अध्याय मुद्रण संस्कृति वाले में इनकी एक 1821 में इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी। उनका नाम था संवाद कौमुदी पत्रिका किसकी? राजा राम मोहन राय की। कब प्रकाशित हुई? 1821। राजा राम मोहन राय ने हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार, वैसे तो 1828 पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार 1830 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा या ब्रह्मा समाज की स्थापना की। कहां पर की थी? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की 1830 में स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज का राजस्थान के लोगों को जागृत करने में दयानंद सरस्वती यहां बहुत बार आए थे। सत्यार्थ प्रकाश जो इनका ग्रंथ है वो तो प्रकाशित ही अपने राजस्थान से हुआ था, वो जिक्र आपने पढ़ा होगा। तो ए से आर्य समाज, ठीक है। ए की स्थापना बी में हुई, मतलब आर्य की बंबई में। अगर भूलो तो बी से ब्रह्म समाज, बी की स्थापना सी में हुई, सी से कलकत्ता। ए की स्थापना बी में, अगर भूलो भी आर्य समाज की बंबई हुई, कलकत्ता हुई, दिल्ली का हुई, तो ए की बी में, आर्य की बंबई में, बी से ब्रह्मा, बी की सी में, तो ब्रह्मा की सी में, कलकत्ता में स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज के बहुत अच्छे प्रचारक की फोटो दी हुई है, उनका नाम लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर अखबार एनसीईआरटी 6-7 में जिक्र आता, 7th-8th क्लास की बुक में, सॉरी, इंडियन मिरर अखबार के संपादक कौन थे? 7वीं की बुक में जिक्र आता है। इंडियन मिरर, 8वीं, सॉरी, इंडियन मिरर अखबार के संपादक केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को
विश्व स्तर पर आपका तो जितना ज्यादा प्रचार प्रसार जो किया वो केशव चंद्र सेन ने किया था। हमारे टॉपिक लगता है तो थोड़ा सा समझा देता हूं। ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो द्वारकानाथ टैगोर और फिर उनके बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको संभाला था। देवेंद्र नाथ ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1830। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक और व्यक्ति को इसमें शामिल किया, वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इनमें आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो जाएगा तो ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब होगा? 1867 में, 67 में, 1867 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होगा। जो देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज था उसको तो आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, और जो केशव चंद्र सेन ने बनाया उसको कहते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। फिर ना जो है 1872 में केशव चंद्र वाले जो समाज था भारतीय ब्रह्म समाज, इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे और फिर एक नई शाखा निकल जाएगी साधारण ब्रह्म समाज। वो तो आगे की बात है। तो इतनी बात 1830 में चला पहला विभाजन। 1867 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो चलाया आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके नए उसके रूल बना दिए, वो था भारतीय ब्रह्म समाज। ये व्याख्या मैंने ज्योतिराव फुले का जिक्र किया हुआ है, आप पढ़ लेना। ज्योतिराव फुले का कहना था कि आर्यों के शासन से पूर्व यहां पर स्वर्ण युग था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। काश्तकार की चाबुक, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है बुक, काश्तकार की चाबुक पढ़ लेना। किसी न किसी आगे आने वाले एग्जाम में रीड 3rd ग्रेड में इसका जिक्र मिलेगा। अमेरिकियों को समर्पित उनकी गुलामगिरी पुस्तक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना बंबई में करते हैं। बाकी की सारी बातें मैंने आपको बोल दी है। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में थे तो उनकी बातें मैंने यहां लिखी। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद लोगों को कहते थे तुम्हारा जो धर्म है वो रसोई घर तक सीमित है। स्वामी विवेकानंद ऐसी शख्सियत, ऐसे महापुरुष, मैं कहता हूं हमारे पूरे भारत के स्कूलों में इनका एक अध्याय, इनकी एक शिक्षा लगनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन जो है ना वो बड़ा शानदार हो सके। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी समाज सेवा हेतु। 1893 में स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधन के लिए गए थे। शिकागो में जब इन्होंने कहा बहनों और भाइयों, तब बहुत तालियां और जो एक गूंज हुई थी उस हॉल में। तो दूसरे दिन जो अखबार था अंग्रेजों का उसमें यह छपा था कि जिस भारत में इतने विद्वान रहते हैं वहां पर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजना मूर्खता की बात है। स्वामी विवेकानंद जी, इनको आप जरूर पढ़ना। लो जी, हमारे प्रश्न जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। क्लास को शेयर जरूर कर देना। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। एक कमेंट आपका जो है वो मेरा हौसला बढ़ाएगा और अपने आगे क्लासें जो है निरंतर जारी रखेंगे। स्टेटस में जरूर स्थान दिया करो, आलस बिल्कुल नहीं करना, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नई नई क्लासें, नया नया कंटेंट आपके लिए लेकर हाजिर रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।